अस्सलाम वालेकुम क्लास BBA 7th। बेटा आज है हमारा ऑनलाइन जूम पे फर्स्ट लेक्चर जो जूम पे हुआ है, एंड देन उसी की रिकॉर्डिंग जो है ये यूट्यूब पे है। एनी हाउ ये फर्स्ट हमारा ऑनलाइन लेक्चर है, वेदर यू टॉक अबाउट द यूट्यूब और वेदर यू टॉक अबाउट द जूम। तो बेटा इस फर्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको, चूँकि पहले हमारी कोई रेगुलर क्लासेस नहीं हुई, तो दैट्स वाई आप स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना, सब्जेक्ट की बेसिक टर्म्स का इंट्रोडक्शन देना और फिर एक ओवरऑल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना, ये बहुत ज़रूरी है। सो लेट स्टार्ट बेटा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है आपका और इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर है आपका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बिजनेस एथिक्स और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आपके सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं इसको डिटेल में लिखूं तो दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब बिजनेस एथिक्स का यानी कि आपका सब्जेक्ट बेसिकली दो टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। एक है बिजनेस एथिक्स और दूसरी है हम आपकी CSR, जिसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं। अच्छा बेटा, बिजनेस एथिक्स का वर्ड सेम वही है जो हम अपनी इंग्लिश डिक्शनरी में लेते हैं कि वेरी वेल मैनर्ड एंड बी एन एथिकल एंड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, और ये सब चीज़ें जो पॉजिटिव मीनिंग्स हैं डिक्शनरी के, ठीक है। सेम एथिक्स का यही मतलब यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम बात बिज़नेस की कर रहे हैं, हम बिज़नेस के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो हम बिज़नेस के एथिक्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक बिज़नेस के क्या एथिकल प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्या एथिकल रूल्स और रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्या एथिकल वे ऑफ बिहेवियर होना चाहिए। आपने BBA सेकंड में, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट पढ़ा होगा। यस, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में, इन दोनों में से किसी एक सेमेस्टर में आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट पढ़ा है। तो बेटा उस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट में जो ओवरऑल हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस है उसकी हम बात करते हैं, तो वो तो एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का कोई इटसेल्फ तो बिहेवियर नहीं होता, वो बेचारी खुद जो है वो क्या कहा जा सकता है उसको, इनटेंजिबल एक आपका एसेट है। तो बिहेवियर बनता कैसे है, एक्चुअली वो बनता है वहाँ पे काम करने वाले लोगों से। अब उस बिहेवियर का एथिकल होना वो कहलाता है बिजनेस एथिक्स, ठीक है। यानी कि आपके बिजनेस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपका बिजनेस का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करने का तरीका क्या है, आपके बिजनेस का अपने सप्लायर्स, अपने कस्टमर्स, अपने क्रेडिटर्स, अपने डेटर्स, अपने मैनेजर्स, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन सब के साथ आप किस तरह से डील करते हैं, वो जो आपका एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या कहता है, ठीक है। बेटा पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पलीफाई करके अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मोस्टली रफ एथिकल हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई कस्टमर उनका कंप्लेन लेके उनके ऑफिस में जाता है तो अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है कि वो लोग जो है वो अपने कस्टमर को उस तरह से डील नहीं करते जिस तरह से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डील करते हैं, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पता होता है कि यार हमें किसने आके पूछना है, हमें क्या किसी ने कुछ कहना है, क्योंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, तो उनको फिर ये फिक्र नहीं होती कि हमारे कस्टमर जाएंगे, हमारे कस्टमर लूज़ होंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, प्रॉफिटेबिलिटी गिरी तो खैर हमें नुकसान होगा। तो वो सब जो हैं वो इस सारी जो फ़िक्रों से आज़ाद होते हैं। सो दैट्स वाई वो उनका मोस्टली जो बिहेवियर होता है ना वो अनएथिकल होता है। लाइक पर्सनली बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है
कि मेरा अपना भाई जब वाईफाई का कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है और मेरे भाई को पीटीसीएल ऑफिस में जाना पड़ता है, तो वो आके बताता है, वो कहता है कि आप ही उन्होंने आई मीन टेबल भी उन्होंने जूतों समेत पाँव रखे हुए होते हैं, खुद वो चेयर पे बैठे होते हैं, और इवन उनसे जाके सलाम ने, अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम, तो वो सलाम का जवाब भी ऐसे देते हैं कि हम तो सलाम का जवाब भी लेना गवारा नहीं करते। इवन मेरा भाई कहते हैं कि गुस्सा आता है उनको, वो तो दिल करता है कि बंदा एक उनके लगाए और फिर उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो बेटा ये एक अनएथिकल बिहेवियर है, ठीक है। इस तरह से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स हर डिपार्टमेंट में लाई करने चाहिए, वो सिर्फ डीलिंग में लाई नहीं करनी चाहिए कि आपकी डीलिंग आपके कस्टमर्स के साथ, आपके सप्लायर्स के साथ, आपके क्रेडिटर्स के साथ, आपके बिजनेस ओनर्स के साथ, या ये जो भी आपके सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं इनके साथ सिर्फ आपके डीलिंग में नहीं बिजनेस एथिक्स शो होना चाहिए, बल्कि आपके प्रोडक्शन के तरीके में आपके रूल्स ऐसे होने चाहिए कि वो एथिकल हों हर बंदे के लिए। आपकी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो एथिकल हों हर इंसान के लिए, चाहे वो स्टेक होल्डर है चाहे वो स्टॉक होल्डर है। आपकी जो पॉलिसीज़ की बात हो गई, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो गई, आपके कल्चर की बात हो गई कि कल्चर जो है वो आपका बहुत एथिकल होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। इवन कोई लेबर, कोई मजदूर बंदा भी आपके ऑफिस में आ जाता है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एथिकल सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि ऐसे लोगों को हमने किस तरह से डील करना है, ठीक है। सो ये सब ये आता है बिजनेस एथिक्स के टर्म में। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपके बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी की वजह से आपके नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाएं इसको, नहीं चाय पीनी नहीं है मैंने, आप ले जाएं। ओके। अच्छा बेटा, होता क्या है कि अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि आपके बिजनेस के किसी भी फैक्टर की वजह से, अब मैंने यहाँ पे चूंकि फैक्टर का नेम मेंशन किया है तो फैक्टर्स में आपके एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे, आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी, आपकी मशीनरी भी आ जाएगी, आपका कल्चर भी आ जाएगा, आपका इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, यानी कि सब चीज़ें जो कि आपके बिजनेस से रिलेट कर रही हैं उनमें से किसी भी एक फैक्टर की वजह से भी आपकी सोसाइटी को नुकसान ना हो, आपके इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान ना हो, आपकी इकोनॉमी को नुकसान ना हो। अब मैंने जूम लेक्चर में भी जब आपको पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे भी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं पाकिस्तानी फैक्ट्रीज़ की बात करती हूँ जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, तो आप उनके पास से भी गुजरें तो आप शायद आपसे गुजरा भी नहीं जाता है, कि वो बहुत स्मेली एरिया होता है, ठीक है। और स्मेली जब हम स्मेल को सेंस करते हैं तो फ़ौरन से हमारा माइंड क्लिक करता है कि अच्छा यार ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह है, तो ये उनकी प्रोडक्शन वगैरह, उनके वेस्ट मटेरियल्स की स्मेल है। अब बेटा वो वेस्ट मटेरियल की स्मेल्स भी आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचा रही है, वहाँ इर्द गिर्द के एरिया को गंदा कर रही है, आपकी इकोनॉमी को गंदा कर रही है, आपके लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। तो इट मीन्स कि आप जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। आपका जो बिज़नेस है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब बेटा बेसिकली अब ये था इंट्रोडक्शन आपके सब्जेक्ट का। अब हम आगे चलते हैं, इस इंट्रोडक्शन में ही 8 मिनट्स लग गए हैं, लेकिन एनी हाउ बेटा अब जो है वो हम टॉपिक आगे चलते हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस में और डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो आपके सेकंड लेक्चर का टॉपिक है, लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक है वो है आपका डायनामिक्स ऑफ बिजनेस में। और डायनामिक्स ऑफ बिजनेस में जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आपकी बिजनेस की डेफिनेशन है, वो गोल्स ऑफ बिजनेस है, वो पीपल एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस है, वो मैनेजमेंट है, वो मार्केटिंग है, वो फाइनेंस है, ठीक है। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों को जो है वो मैं डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये पहले आपकी जूम लेक्चर में कंप्लीट 100% हो चुकी हैं, ठीक है। तो बाकी ये 3 चीज़ें जो हैं इन पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन एनी हाउ अब हम आते हैं फर्स्ट वन जो हमारा है डेफिनेशन का, जो हमारा पॉइंट बनता है। इधर फर्स्ट वन पे हम उस पर आ जाते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। सो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स who try to earn profit by providing products or services that satisfy people's need। ये मैंने आपको जूम लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि कोई भी बिजनेस वो चाहे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है या चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर उसका मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको हम बिजनेस की डेफिनेशन में लेते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो था आपका प्रोडक्ट के लिहाज से। बेटा बेसिकली ये सेकंड था और ये थर्ड था,
ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा प्रोडक्ट के प्रोडक्ट हम किस चीज़ को कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट जो है वो कोई भी टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम हो सकती है, ठीक है। अब गुड और सर्विस, अब गुड की अगर आप बात करें तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, और अगर सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। अ गुड और द सर्विस विद टेंजिबल एंड इनटेंजिबल करेक्टरिस्टिक्स दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन एंड बेनिफिट्स। अब ये सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट्स जो कि ये कस्टमर्स के लिए हैं, सो दैट्स वाई जो है वो ऐसी कोई भी चीज़ चाहे वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, लेकिन अगर वो आपके कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर रही है और उनको बेनिफिट दे रही है, तो दैट वुड बी इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। आगे हम बात करते हैं गोल्स ऑफ बिजनेस की। तो बिजनेस के गोल्स जो हैं वो बेसिकली बिजनेस के गोल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी गोल और दूसरे होते हैं सेकेंडरी गोल। बेटा प्राइमरी गोल बेसिकली जो होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है, ठीक है, जिसमें बिजनेसेस जो हैं वो प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो और सेकेंडरी जो गोल्स होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिनका मकसद जो होता है वो वेलफेयर होता है, यानी कि अपने अपने इकोनॉमी को सर्व करना होता है। उनका बेसिक मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्निंग या मॉनिटरी सेंस में नहीं होता, ठीक है। सो अब चूंकि हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी में हमने बात की टू अर्न प्रॉफिट की, तो अब टू अर्न प्रॉफिट से जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इट कोस्ट्स टू मेक, ठीक है। अब बेटे कोस्ट्स टू मेक का क्या मतलब है? ये मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इन तीन वर्ड्स की जगह पे कोस्ट टू मेक की जगह पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो वर्ड यूज़ कर लें तो वो भी इसको जो है वो कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो इज़ द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इट कोस्ट्स टू मेक एंड सेल, ठीक है। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कॉस्ट से लेके उसको मार्केट में लॉन्च करने तक, और फिर जो कस्टमर आपको पे करता है एंड व्हाट अ कस्टमर पेज फॉर इट, और कस्टमर जो पे करता है वो आपका उस चीज़ का डिफरेंस जो है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। अब जैसे लेट सपोज मैंने आपको जूम ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपका टोटल एक्सपेंस जो है वो एक प्रोडक्ट पे 2 लाख रुपए आया है, एक प्रोडक्ट पे कह लेंगे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, जो भी आपका प्रोजेक्ट था, जो भी आपका गोल था, कि अगर लेट सपोज आपका गोल था कि मैंने एक महीने में 50 प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करनी है, तो उन 50 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में और फिर उनको मार्केटिंग में लेके जाने से पहले तक आपका जो टोटल एक्सपेंस आया वो 2 लाख रुपए थे, ठीक है। लेकिन जब वो 50 के 50 प्रोडक्ट सेल हुई और सेल होने के बाद आपने अपना सेलिंग अमाउंट जो है वो कैलकुलेट की, तो वो बनी 2,50,000 रुपये। अब इट मीन्स कि 2 लाख और 2,50,000 रुपये में डिफरेंस क्या है? आपका 50,000 रुपये। तो ये 50,000 रुपये जो है ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन भी शो की है कि कॉस्ट प्लस सेल, यानी कि कॉस्ट और सेल दोनों की कॉस्ट को मिला के जो आपका जो आप मार्केट में बेचते हैं और आपके कस्टमर्स फिर आपको पे करते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। अब बेटा आगे हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं दैट में प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि ये प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर सकती हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती हैं, बट डू नॉट हैव द फंडामेंटल पर्पस टू अर्न द प्रॉफिट। लेकिन इनका बुनियादी मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका बुनियादी मकसद जो है वो अपने अपने लोगों की खिदमत करना होता है, वो वेलफेयर होता है। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गवर्नमेंट स्कूल्स की और PTCL ऑफिस वगैरह की, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स का भी मकसद क्या है? कि सिर्फ आपने अपने लोगों को एजुकेट करना है विद लो फीसिस, बहुत, यानी कि आई थिंक 20 रुपीज़ अब फीस है गवर्नमेंट स्कूल की, एक या 10 रुपीज़ है मे बी। तो इतनी जो है वो लो कॉस्ट पे जो है वो अपने मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करना है। तो बेसिकली ये मकसद सेकेंडरी पर्पस में चला जाता है, जो कि है वेलफेयर का, ठीक है। इसी तरह से PTCL ऑफिसेस की बात कर लें तो इन दोनों, अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो शायद इन बच्चों को जो है वो इन बच्चों को जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को, सॉरी हाशिम बेटे ने नो। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में बेटा मैं माजरत चाहूँगी, मेरा छोटा बेटा हाशिम है तो वो समटाइम्स मुझे उसे रोकना पड़ता है जब वो कुछ गलत करता है, तो लेकिन अच्छा एनी हाउ। अच्छा बेटा, अब अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ या PTCL ऑफिसेस की बात करूँ, ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इंटरनेट सर्विस जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ तो अगर आप जाके कभी इनसे डिस्कशन हो, इनके ऑनर से या इनके CEO से या जो भी जिस भी बंदे से आपकी डिस्कशन हो, और आप उनसे प्रॉफिट की बात करें तो उन्हें शायद वो बहुत इस चीज़ को हल्का से लेते हैं कि यार प्रॉफिट हमारा तो मकसद ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, यानी उन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा
अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक प्राइवेट स्कूल की और एक गवर्नमेंट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल जो है, अगर आप उसके प्रिंसिपल से बात करेंगे तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास एक साल में कितने स्टूडेंट्स आ रही हैं, कितने जा रहे हैं, हमें एक साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना क्या ये वो वगैरह, उसको जो है वो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट ओनर से बात करेंगे तो उसको वो इस चीज़ को बहुत बॉदर करता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे उतना उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई, बिकॉज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, सो दैट्स वाई जो है वो प्रॉफिट के सेंस में हर चीज़ जो है वो मॉनिटरी काउंटिंग में जो है वो देख रहे होते हैं। लेकिन चूंकि जो सेकेंडरी पर्पस के साथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ वेलफेयर के लिए होती हैं, सर्विंग द नेशन होती हैं, सर्विंग द पीपल ऑफ देयर नेशन होती हैं। सो दैट्स वाई दे डू नॉट काउंट द प्रॉफिट्स इन टर्म ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, सो बेटा आगे जब हम प्रॉफिट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली क्या है कि इसको मेंटेन आप किस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस, चाहे वो नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे या फिर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चाहता है कि मैंने अपने अपने बिजनेस को जो सक्सेस मैंने दे दी है मार्केट में, वो मेरी सक्सेस कायम रहे, वो मेरी सक्सेस जो है उसको कोई भी जो है वो कोई आगे हिट ना करे या वो डाउनवर्ड ना जाए, मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बनी रहे, बल्कि इससे इंक्रीज़ हो, इससे डिक्रीज़ ना हो, तो फिर उसको चाहिए कि उसको ये बेसिक चार, इसके अलावा भी और बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चार हैं जो कि हर तरह से कंसिड्रेशन में रखने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बेटा कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। वो ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने एक साल में क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं तो इट्स ओके, मैं दूसरे साल में क्वालिटी ज़रा कम कर लेता हूँ। नहीं, जैसे ही वो क्वालिटी कम करेगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। ऑपरेट इफेक्टिवली, अब उसके लिए सेकंड पॉइंट ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को लेके चलता रहे। ठीक है, अगर उसने ये सोच लिया कि मैंने एक माह में बहुत अच्छा ऑपरेशनली काम किया है, मैंने अपने बिजनेसेस को बड़ा एफिशिएंटली उसके ऑपरेशंस को लेके चलाऊँ, तो अब अगले माह में थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर बेटा फिर भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी। सोशली रिस्पॉन्सिबल कितना है वो अपनी सोसाइटी के लिए, ये जो है ये उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बड़ा इफेक्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है वॉम, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ, ये टर्म मैंने आपको कोई आई थिंक 5th सेमेस्टर में जब आप थे, नहीं 5th में तो अब आप हैं, अब अभी हैं आप, जब आप 3rd सेमेस्टर में थे तो आई थिंक मैंने तब ये टर्म आपको करवाई थी कि वर्ड ऑफ माउथ, जिसको हम वॉम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, और ये वर्ड ऑफ माउथ किसका होता है, उसके कस्टमर्स का होता है। अगर किसी भी कस्टमर ने कोई भी बैड न्यूज़ जो है वो मार्केट में लीक कर दी किसी बिजनेस के बारे में, तो उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इफेक्ट होगी। ठीक है, फिर एथिकल इन डीलिंग कि वो अपने बिहेवियर में कितना एथिकल है, नहीं एथिकल। अब जैसे रिसेंटली मैंने आपको पीटीसीएल की एग्जांपल दी स्टार्ट में ही, लेक्चर के स्टार्ट में ही, तो इट मीन्स कि मैंने एक वो बैड वर्ड ऑफ माउथ था, ठीक है, जिसने डेफिनेटली पीटीसीएल का इमेज आप सब सुनने वाले स्टूडेंट्स के माइंड में नेगेटिव इमेज डाला होगा। तो बेटा इसी तरह से जब आप बैडली डील करेंगे, आपकी डीलिंग्स जो है वो एथिकल नहीं रहेंगी, then definitely every person that relates to your business will have a bad word of mouth, and that bad words of mouth may affect your profitability very badly। ठीक है, सो अगर एक बिजनेस जो है वो चाहता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, तो उसको ये बेसिक 4, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करने का तरीका, आपका लेबर के साथ डील करने का तरीका, आपके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, आपके बिहेवियर्स क्या हैं, आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, आप उनको हेल्प आउट किस तरह से करते हैं, आपके प्रमोशन स्टाइल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें एथिकल में आ जाती हैं। लेकिन एनी हाउ ये 4 बेसिक थी जो मैंने डिस्कस की। बेटा आगे जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टेक होल्डर का और स्टॉक होल्डर का। अब स्टेक होल्डर मैंने आपको बताया था जूम ऑनलाइन क्लास में कि स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो किसी भी तरह आपके बिजनेस से लिंक कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, वो आपके सप्लायर्स हैं, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट मीडिया है, या वो आपका क्रेडिटर्स हैं, वो आपके डेटर्स हैं, वो आपके ऑनर्स हैं, वो आपके सीईओज़ हैं, वो आपके मैनेजर्स हैं, वो लेबर है, वो इवन दो कि वो आपके पीएनसी क्यों नहीं है आपके ऑफिस के, लेकिन चूंकि वो आपके बिजनेस से लिंक कर रहे हैं, इस वजह से वो आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं। और स्टॉक होल्डर वो होते हैं बेटा, स्टॉक का वर्ड निकला है सिक्योरिटीज से। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हम प्रॉपर फाइनेंस की बात तो नहीं करें, अगर फाइनेंस की बात करते हैं हम टेंजिबल आइटम्स की बात करते हैं, हम मशीनरी वगैरह की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेकिन चूंकि हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक होल्डर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, तो बिजनेस के जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उसमें जो स्टॉक की सेंस है वो सिक्योरिटीज़ में ली जाती हैं। अब बिजनेस की सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उसके बॉन्ड्स होते हैं, उसके शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इसके अलावा जो उसके फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिटरी नोट्स आ जाते हैं,
ये सारी बैंकिंग के टर्म्स जितने भी हैं ये सारी उसके सिक्योरिटीज़ में आ जाता है, ठीक है। तो लेट सपोज कि अगर मैंने जो है इंटरलूप के शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो मैं इंटरलूप की स्टॉक होल्डर हूँ। उसके साथ साथ अगर मैं इंटरलूप की प्रोडक्ट्स भी यूज़ करती हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स में स्टेक होल्डर भी हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा, अब स्टेक होल्डर के पास अगर तो कोई ना कोई सिक्योरिटी है तो वो उस बिजनेस का स्टॉक होल्डर होगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक होल्डर जो है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो स्टेक होल्डर भी हो सकता है, लेकिन होता है, ये इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन स्टेक होल्डर जो है वो हर स्टेक होल्डर स्टॉक होल्डर नहीं हो सकता, ये टर्म है, ठीक है। हर स्टॉक होल्डर स्टेक होल्डर होता है लेकिन हर स्टेक होल्डर जो है वो स्टॉक होल्डर नहीं हो सकता। अच्छा बेटा, आगे हम बात करते हैं पीपल की। तो पीपल में बेसिकली हमारे ये 4th वन हमारा पॉइंट है। तो आगे हम बात करते हैं पीपल की। तो पीपल बेसिकली इसमें हम ऑनर्स को हमने डिस्कस किया था, हमने एम्प्लॉयज़ को किया था और हमने कस्टमर्स को किया था। क्योंकि हमारी पूरी की पूरी हेडिंग क्या थी, वो थी पीपल एंड देयर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें ऑनर की एक्टिविटी क्या होती है कि टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, जो बेसिक उसकी एक्टिविटी है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन जो बेसिक एक्टिविटी है वो ये कि उसने रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना है। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ चूँकि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, इस वजह से वो जो है वो हमने उनका बेसिक जो एक्टिविटी होती है वो यही होती है कि उसने बिज़नेस के ऑपरेशंस को हैंडल करना होता है। चाहे वो मैनेजमेंट है, वो सीईओज़ हैं, वो आपके जो हैं वो क्या बोलते हैं उसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, वो किसी भी तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, बट ऑल द एम्प्लॉयज़ डू वर्क फॉर द बिजनेस एंड टू रन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। सो दैट डेफिनेटली द बेसिक एक्टिविटी दैट वी विल स्टडी इन द एम्प्लॉयज़ हेड दैट वुड बी टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस। बेटा आगे हम कस्टमर्स की बात करते हैं। तो इन कस्टमर्स में जो है वो हमारे सप्लायर्स भी आ जाएंगे, हमारे कस्टमर्स भी आ जाएंगे। सप्लायर्स वो हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर्स वो हैं जिनको हम एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे जो हैं ये आउटकम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे सप्लायर्स जो चीज़ें हमें अगर वो हमें अच्छा जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हम जो है वो अच्छा जो है वो एंड प्रोडक्ट भी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। तो चूँकि ये आउटकम ओरिएंटेड जो है ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सो दैट्स वाई इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि इन्होंने आपके बिजनेस की आउटकम क्रिएट करनी होती है, चाहे वो प्रॉफिट की सेंस में हो, चाहे वो गुडविल के सेंस में हो, चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ की सेंस में हो, चाहे वो कोई भी इंटेंजिबल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपके ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके बिजनेस के लिए आउटकम ओरिएंटेड हैं, वो सारी आपके कस्टमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके अलावा जो है यस मैंने नेक्स्ट ये आपके साथ डायग्राम शेयर की है और ये इस डायग्राम में बेसिकली जो है अगर आप ये इस इंटरनल सर्कल की बात करते हैं तो बेटा इस इंटरनल और सेंट्रल सर्कल जो है ये बेसिकली पीपल को शो करता है, जिसमें हमारे पास ऑनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और कस्टमर्स हैं। अब चूँकि ऑनर का काम है फाइनेंस अरेंज करना, तो मैंने आउटर जो हमारा सेकंड सर्कल है उसमें मैंने ऑनर को फाइनेंस के हेड में जो है वो ज़्यादा अच्छे से उसको करीब तर एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिज़नेस के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, तो इसको मैंने मैनेजमेंट के करीब हेड में जो है वो मेंशन किया है। इसी तरह से आपके जो कस्टमर्स हैं चूँकि वो मार्केटिंग से रिलेट कर रहे होते हैं, आपके बिज़नेस की मार्केटिंग होती है वो सारी की सारी, तो दैट्स वाई कस्टमर जो है वो मार्केटिंग को डील करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये आउटर फैक्टर्स हैं, ये उनकी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं और ये आपके इंटरनल पीपल आ जाते हैं। अब बेटा अब इन एक्टिविटीज़ के अलावा और इन बेसिक पीपल के अलावा जो आउटर फोर्सेस होती हैं जो आपके बिज़नेस को इफेक्ट कर रही होती हैं, उनमें आपकी इकोनॉमी होती है, ठीक है। इकोनॉमी के गुड टाइम्स और बैड टाइम्स जो हैं वो आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, वो आपकी फाइनेंस को इफेक्ट करते हैं, फाइनेंस ऑटोमेटिकली आपके ओनर को इफेक्ट करता है। इसी तरह से मार्केट का कंपटीशन जो है वो आपको गुड और बैड कंपटीशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके बिज़नेस को इफेक्ट करता है। इसी तरह से अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी आपके बिज़नेस को इफेक्ट करता है। बेटा ये सारे आउटर फोर्सेस हैं, आप इनको माइंड आउट कर लीजिए कि मैं इनके लिए फोर्सेस का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई फैक्टर का वर्ड यूज़ नहीं कर रही, मैं कोई पीपल या एक्टिविटी ये नहीं यूज़ कर रही। तो ये आपने बड़े ये जो टर्म्स हैं इनको बड़े क्लियरली आपने अपने माइंड में क्लियर करना है। बेटा इसके अलावा जो 1 2 3 4 चौथी जो है वो हमारे पास लॉजिक लीगल एंड पॉलिटिकल हमारे पास जितने भी इश्यूज़ हैं वो आ जाते हैं। और टेक्नोलॉजी बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है तो ये हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो दैट्स वाई ये बेटा ये सारा एक बिज़नेस का उसकी एक्टिविटीज़ के लिहाज से और उसके पीपल के लिहाज से एक ये टॉपिक था आपका। अगला जो टॉपिक है जो कि 5th वन है और लेकिन इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी क्योंकि मैनेजमेंट की आपका जूम क्लास में नहीं हुआ था। तो बेटा बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो आपने 3rd सेमेस्टर में
ये सेकेंड सेमेस्टर में जो है वो आई थिंक आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट में आपने क्या पढ़ा है? प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, रिक्रूट करना, गाइड करना, कंट्रोल करना, डेवलप करना, ये सब चीज़ें, ये सब काम जो हैं ये मैनेजमेंट के हैं। तो फिर चूँकि उस सब्जेक्ट में आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा कि अगर अपर लेवल मैनेजमेंट है तो उसके हिस्से में क्या क्या काम है, अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो उसके हिस्से में क्या क्या काम है, अगर वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है तो उसके हिस्से में क्या क्या काम है, और अगर वो फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है तो उसके हिस्से में क्या क्या काम है। तो बेटा हर एक के हिस्से में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं मैनेजमेंट के लिहाज से, लेकिन एनी हाउ वो होंगी इन्हीं में से कोई एक, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, रिक्रूट करना, गाइड करना, कंट्रोल करना एंड डेवलप करना। ठीक है, ये सारी आएंगी आपकी मैनेजमेंट के टर्म में ही। ठीक है, उसके बाद बेटा हम मार्केटिंग को डिस्कस करते हैं। तो मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट, आपको पता है कि कैप्चरिंग द कस्टमर, यानी कि कस्टमर को कैप्चर करना, अपना कस्टमर बनाना, और फिर उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप को मेंटेन रखना भी आपकी मार्केटिंग में आ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली मार्केटिंग में बेसिकली हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपका मार्केट मिक्स डील करेंगे। अच्छा बेटा, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो मार्केटिंग बेसिकली दो तरह से होती है। एक होती है प्रोडक्ट के लिहाज से मार्केटिंग, और दूसरी होती है आपके कस्टमर के लिहाज से मार्केटिंग। अब जब आप कस्टमर के लिहाज से बात करते हैं तो इसमें आप कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप की बात करेंगे। इसके बाद आप अपनी एडवर्टाइजमेंट आप किस तरह से करते हैं जो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, आप उसकी बात करेंगे। इसके अलावा आप अपने वे ऑफ डीलिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी आपके कस्टमर की है कि आपने उसको कैप्चर कैसे करना है, वो आपका है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपको प्रोडक्ट का डिज़ाइन, कि मेरा डिज़ाइन ऐसा क्या होगा जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो, मेरे प्रोडक्ट का डिज़ाइन। अब जैसे रिसेंटली मुझे उस ऑयल का नेम नहीं याद, यानी कि पाकिस्तान में इससे पहले उस पैकिंग में ऑयल नहीं आया। मोस्टली जो ऑयल्स आते हैं वो सिंपल एक बोतल होती है और उसके ऊपर कैप होता है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली आई थिंक कोई एक साल से कम टाइम पीरियड हुआ है उस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए। अब मुझे वो ऑयल का प्रॉपर नेम नहीं याद, अगर आप स्टूडेंट्स को नेम है तो आप लाजमी मुझसे थर्ड जूम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करिएगा। उनकी बॉटल का जो है वो डिज़ाइन ऐसा है कि उन्होंने कैप के ऊपर जो है वो एक कोम्ब लाइक छोटा सा पोर्शन जो है वो मेंशन किया हुआ है, यानी कि जैसे जैसे वो ऑयल लगाते हैं वो आपके बीच जड़ों में जो है वो जाता है कोम्ब। शायद आपने एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में तो अक्सर मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है, एंड आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स की नज़र से भी गुजरी हुई हो। तो बेटा वो जो है वो बेसिकली ये होता है कि आपने किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिहाज से एक डिफरेंट एज देना है, डिफरेंट फैक्टर देना है, और वो फैक्टर अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, सो प्रोडक्ट के लिहाज से या ओवरऑल मार्केटिंग के लिहाज से जो हम बात करेंगे वो हम 8 पीस की बात करेंगे। इन 8 पीस में प्रोडक्ट आ जाती है, पीपल आ जाते हैं, प्लेस कि कौन सी जगह आपकी टारगेटेड मार्केट कौन सी है, टारगेटेड सेगमेंट कौन सा है आपका मार्केट का, आपकी प्राइस क्या होगी। अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेटा ऐसी हैं जो एक प्लेस पे जैसे लेट मी जस्ट डिसाइड कि अगर मैं एडिडास की शर्ट्स की बात करती हूँ। ठीक है, अब एडिडास की शर्ट अगर आप सेल में ले रहे हैं तो वो प्राइस आपको डिफरेंट मिलेगी, लेकिन अगर आप उसके किसी आउटफिट में जाके या प्रॉपर एक ब्रांड शॉप में जाके आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्राइस डिफरेंट होगी। हालांकि ब्रांड सेम है, माइट बी पॉसिबल कि सेल में और जो ब्रांड में मौजूद प्रोडक्ट है उसके स्टफ में कोई डिफरेंस भी ना हो। तो अब चूंकि बेटा प्लेस के लिहाज से प्राइस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब जहाँ पे लो इनकम वाले लोग हैं, अगर आप उस एरिया में जाके या उस मार्केट में जाके बहुत हाई प्राइस के साथ आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा देंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी भी सेल आउट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे उस प्राइस को जो है वो कह लें कि बियर करना या उसको पे करना। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो प्लेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर बेटा आपकी पोजीशनिंग आ जाती है प्रोडक्ट की और प्रमोशन आ जाती है। अब ये मुझे 6 पीस मिले जो मेरे माइंड में एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ये लेक्चर आ रहे थे। जब मैं आपका ये लेक्चर लिख रही थी तो उस टाइम मेरे माइंड में ये 6 पीस ही आया, बाकी के 2 पीस जो हैं वो सर्च करूँगी, लेकिन अभी मुझे सर्च करने का टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। ठीक है, अच्छा बेटा अब आगे हम फाइनेंस की बात करते हैं, जो कि हमारा बेटा ये 6th वन था हमारा पॉइंट, और ये हमारा 7th वन पॉइंट है। ठीक है, वो मैंने जूम में भी मेंशन किया था आपकी क्लास में कि मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब बेटा फाइनेंस के बाद जब हम करते हैं तो फाइनेंस आपको पता है कि 2 ही तरह का होता है। एक होता है चलिए इसकी बात करते हैं हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस 2 तरह का होता है। एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। ठीक है, इक्विटी यानी कि आपके ओनर्स का अपना पैसा कितना है, और डेट आपने कर्ज पे लेके जो आप बिजनेस को चला रहे हैं वो कितना है। और देखो क्योंकि फाइनेंस जो है इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्टेनिंग मनी, यानी कि मनी को ऑब्टेन करना,
एंड देन यूजिंग मनी इफेक्टिवली, और फिर उस मनी को इफेक्टिवली यूज़ करना अपने बिजनेस के लिए, वो सारा आपके फाइनेंस में आ जाता है। अब फाइनेंस में जब हम बात करते हैं तो हम अपने अकाउंटेंट्स की बात करेंगे, हम ब्रोकर्स की बात करेंगे, हम फाइनेंस एडवाइज़र्स की बात करेंगे, हम बैंकर्स की बात करेंगे, हम फंड होल्डर्स की बात करेंगे जो थर्ड पार्टीज़ या इंटरमीडिएट्स होती हैं। लेकिन इस फंडिंग में भी हम ऑनर्स इक्विटी की बात करेंगे, और जो हम क्रेडिट पे ले रहे हैं या डेट पे ले रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये था आपका फर्स्ट लेक्चर, जिसके 7 पॉइंट्स जो है मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ क्लियर कर दिए हैं। अब बाकी जो रह गया है टाइम में, उसमें आपकी अनाउंसमेंट जो है वो आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड कर दूं कि बेटा आपने असाइनमेंट बनानी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि वाई शुड वी स्टडी बिजनेस। हमें बिजनेस को स्टडी क्यों करना चाहिए। हमने बिजनेस के सारे डायनामिक्स को स्टडी कर लिया, अब हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि वाई शुड वी स्टडी बिजनेस, हमें बिजनेस को क्यों स्टडी करना चाहिए। तो बेटा ये जो है ये आपकी असाइनमेंट है, मैंने जूम लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, और थर्ड क्लास में मैं आपका जो है वो इसका वो भी लूँगी, वाइवा भी लूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेटा ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। ओके, अल्लाह हाफिज़।